नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 यानी कि आंकलन कार्यपत्रक संख्या 3 को। यह आपकी 18 अगस्त 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपको ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि महीने में 2 बार असेसमेंट वर्कशीट मिला करेगी और ये असेसमेंट वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये असेसमेंट वर्कशीट है, इन्हीं की बेस पर आपको इंटरनल असेसमेंट के 25% मार्क्स दिए जाएंगे और इन केस अगर आपके टर्म 1 या टर्म 2 के एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो आपका रिजल्ट भी इन्हीं इंटरनल जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है इन्हीं के बेस पर तैयार किया जाएगा। तो आपको इन असेसमेंट वर्कशीट को काफ़ी सीरियसली लेना है, टाइमली कंप्लीट करना है और टाइमली अपने सब्जेक्ट टीचर के पास इनको सबमिट करना है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके क्लास टेस्ट या फिर आपके यूनिट टेस्ट की तरह, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इनको खुद कीजिए। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिए। पहले आप इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद अपने आंसर्स को आप टैली कर सकते हो, मैच कर सकते हो इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 को। यहाँ पर पहला जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग कहलाता है। यानी कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिमालय वो क्या कहलाता है? पहला विकल्प दिया गया पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। कई बार इसको कश्मीर हिमालय भी बोल दिया जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की किस श्रेणी को बृहत हिमालय कहा जाता है? ओके, बृहत हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में कहें तो इसमें पहला है हिमाचल श्रेणी को, दूसरा है हिमाद्री श्रेणी को, तीसरा है शिवालिक श्रेणी को और चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, जो हिमाद्री है, सबसे अंदर की साइड में जो इनर मोस्ट हमारी सीरीज जो श्रृंखला आंतरिक जो हिमालय है जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, उसे ही महान हिमालय, उसे ही बृहद हिमालय कहा जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसमें विकल्प दिए गए, पहला विकल्प है महेंद्रगिरी, दूसरा विकल्प है एवरेस्ट, तीसरा विकल्प है अनाईमुडी और चौथा विकल्प है नंदा देवी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अनाईमुडी है वो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 2695 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। पहले प्रश्न का आंसर आपका ए रहेगा, दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर आपका रहेगा बी, तीसरे का आपका रहेगा सी। ओके, अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं कहलाते हैं। यानी कि पुराने जलोढ़ के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें पहला विकल्प दिया गया भाबर, दूसरा विकल्प दिया गया भांगर, तीसरा विकल्प दिया गया खाद्र, चौथा विकल्प दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा भांगर, जिसको बांगर भी कहा जाता है। ओके, ये पुराने जलोढ़ मिट्टी के बने हुए मैदान होते हैं, कुछ ऊंचे मैदान होते हैं और इनमें हर वर्ष बाढ़ नहीं आती है, इसलिए ये पुरानी जलोढ़ से बने हुए जो खाद्र के तुलना में थोड़े से कम उपजाऊ होते हैं। ओके, ये नदी से दूर स्थित होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा भांगर, जिसको आप बांगर भी कह सकते हो। ओके, तो ये पुराने जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदान होते हैं। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ज्वालामुखी निक्षेप से बनी हुई है? ओके, तो इसमें पहला है हिमालय पर्वत, दूसरा विकल्प है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत के मैदान, चौथा है भारतीय मरुस्थल। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार है वो ज्वालामुखी विस्फोट से उसके बाद जो हुआ निक्षेप है उससे बने हुए हैं। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न है, भारतीय रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू के अर्धचंद्राकार टीलों को क्या कहा जाता है? जो आधे चांद के आकार के इस टाइप के टीले बनते हैं। ओके, इस टाइप के टीले वहां पर पाए जाते हैं, तो इन टीलों को क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया लूनी, सेकंड विकल्प है, दूसरा विकल्प है बरकान, तीसरा विकल्प है मेकाल, चौथा विकल्प है इनको झील कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, इनको बरकान कहा जाता है। तो चौथा आपका प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा बांगर यानी कि बी। जो आपका पांचवा प्रश्न है उसमें भी बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, प्रायद्वीपीय पठार। जो आपका छठा प्रश्न है उसमें भी बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यानी कि बरकान। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10 तक की। यहाँ पर कुछ अलग से हमें दिया गया। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य दिए गए। ठीक, इनमें कथन ए और कारण आर से इनको निरूपित किया गया। ठीक, इन दोनों वक्तव्यों को हमें पढ़ना है और सही विकल्प को हमें अंकित करना है। तो यहाँ पे कैसे हमें अंकित करना है? तो अगर कथन ए और कारण आर दोनों सही है तो कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। ओके, दोनों सही है और कारण आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो हम कौन सा चुनेंगे? हम ए चुनेंगे। ठीक, अगर कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता तो हम बी को चुनेंगे। अगर कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है तो हम सी को चुनेंगे। और अगर कथन ए गलत है लेकिन आर सही है तो हम
डी को चुनेंगे। ओके, समझ में आ गया ना। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा हमारा आंसर। तो इसमें 7th जो हमारा प्रश्न दिया गया, इसमें दिया गया कथन ए दिया गया पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। बिल्कुल सही है ना, सही है। दूसरा, यहाँ कई नदियाँ डेल्टा बनाती है, ये भी सही है। अब चौड़े होने का कारण भी यही है क्योंकि वहाँ बहुत सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है, उसके कारण उनकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। ठीक, उसके बाद 8वां प्रश्न है, रेगिस्तानी इलाकों में विरल वनस्पति पाई जाती है। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है, कम वनस्पति पाई जाती है। अब उसका कारण दिया गया आर कि रेगिस्तानी इलाकों में अल्प वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पर दिया गया अल्प वर्षा होती है, ये सही भी है और उसकी सही व्याख्या भी है, यानी कि यहाँ पर हमारा ए विकल्प सही रहेगा। ठीक, उसके बाद जो 9वां प्रश्न दिया गया, भारत का उत्तरी मैदान है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सही है, बिल्कुल सही है, घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और भारत का उत्तरी मैदान सपाट है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, ये भी सही है। सपाट है ना, बिल्कुल समतल है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, इसलिए काफ़ी उपजाऊ भी है और यही कारण है यहाँ पर घनी जनसंख्या का। एक कारण तो ये भी है, तो ये इसकी सही व्याख्या भी है। ठीक, यानी कि पूरी व्याख्या नहीं है लेकिन सही व्याख्या है। क्यों है ज़्यादा जनसंख्या? क्योंकि सपाट है तो परिवहन के साधनों का अच्छा खासा विकास हुआ है और जलोढ़ मिट्टी से बना इसलिए बहुत उपजाऊ, तो कृषि बहुत अच्छी होती है। तो इसमें भी हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, उसके बाद 10वां हमारा प्रश्न दिया गया, भारत का पठारी भाग खनिजों के मामले में समृद्ध है। बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद आर दिया गया, भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से बना है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें केवल हमारा ए कथन सही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। ओके, तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3। या उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है विदिन 1 मिनट उसका लिंक हम शेयर करते हैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, तो आपको ईजिली लिंक मिल जाया करेंगे, टाइमली आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, ज्योग्राफी गुरु एक साथ लिखना है, उसको सर्च करना है, ज्वाइन करना है, बस हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।